वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। ग्रेविटेशन के फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ के बारे में और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया था। आज के सेशन में हम लोग फ्री फॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और पृथ्वी द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए फ्री फॉल के बारे में देखें। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहता है द फ्री फॉल या द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत गिराया जाता है, फॉल कराया जाता है, तो हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। अच्छा, फ्री फॉल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जेक्ट धीरे धीरे अर्थ के सरफेस पर आता जाता है टाइम बीतने के साथ और उसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के फॉलिंग का वो सेम बना रहता है। जैसे क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ फॉल हो रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता। जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो टाइम बीतने के साथ और हाइट घटने के साथ इंक्रीज करता चला जाता है। तो हम कहते हैं कि हमने एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा है। हमने एक्सीलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है? द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब अगर समय के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है तो हम कहते हैं उसमें एक्सीलरेशन है। तो कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्चुअल में एक्सीलरेशन ही है, लेकिन इसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्यों रख दिया गया? क्योंकि ये एक्सीलरेशन जो है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अप्लाई कराया गया है, इसीलिए इसका नाम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रख दिया गया। फ्री फॉल एक ऐसा कंडीशन है जिसको पढ़ के हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। मैंने कहा कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कराया जाता है तो टाइम बीतने के साथ साथ उसके वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है और इसी इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी की वजह से एक एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस होता है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब वेलोसिटी पृथ्वी की तरफ गिराया जाता है, फॉल कराया जाता है, तो उसके डायरेक्शन में चेंजमेंट नहीं होता, मैग्नीट्यूड बदलता जाता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पृथ्वी के पास आता जाता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसको आगे हम देखेंगे। आइए, तो हम अगर फ्री फॉल के डेफिनेशन को बनाना रहे या इसको समझना रहे तो हम कह सकते हैं द फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स of earth is called free fall. फ्री फॉल की वजह से हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंट्रोड्यूस हो गया। अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को इंट्रोड्यूस करना रहे डेफिनेशन के तौर पर, उसको भी आइए देख लेते हैं। तो हमने देखा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में फॉल कराया जाता है तो डायरेक्शन जो है फॉलिंग का ऑब्जेक्ट के वो सेम बना रहता है, डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाइट के रिड्यूस होने के साथ साथ, डिक्रीज होने के साथ साथ, हाइट का डिक्रीज होना मतलब मान लीजिए ये हमने एक अर्थ सरफेस को बना लिया, ये ऑब्जेक्ट को ये इस हाइट से अर्थ सरफेस पर गिराया जाता है, तो कह सकते हैं हम लोग कि हाइट के रिड्यूस होने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है और वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है।
तो चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सीलरेशन होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जब अर्थ के लिए हम लोग स्टडी करते हैं तो इस एक्सीलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नाम दे देते हैं और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कह सकते हैं द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द gravitational force of earth is called gravitational acceleration। इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। अब पृथ्वी के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, हम तो एक बात जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अगर हम एक अर्थ को कंसीडर कर लें, अर्थ का मास हमने कंसीडर कर लिया कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल एम, और अर्थ का रेडियस हमने कंसीडर कर लिया आर, कैपिटल आर। ठीक है, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक है, आइए समझते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ के सरफेस पर कितना होगा, तो पहले हम जानते हैं, अगर कोई हमने मान लीजिए कंसीडर कर लिया कि ये हमारा प्यारा सा अर्थ है जिसका मास है कैपिटल एम, इस अर्थ के सरफेस पर एक छोटा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है स्मॉल एम, और अर्थ का रेडियस मान लिया हमने कैपिटल आर। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन the earth of mass capital M and an object of mass small m is the gravitational force between the earth of mass capital M and an object of mass small m is equal to हो जाएगा कैपिटल F is equal to कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाता है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कैपिटल F इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट के मास जिस पर फोर्स अप्लाई किया गया है, उस ऑब्जेक्ट के मास और जिस ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई किया उसके एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, from second law of motion, the force applied by earth, the force applied by earth on the object of small m या on the object of मास स्मॉल m, ये कितना हो जाएगा, तो ये जो लगने वाला फोर्स है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कैपिटल F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल g,
ये जो फोर्स है ये अर्थ ने अप्लाई किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m है, और अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग दोनों f की वैल्यू को इक्वलेट करेंगे और हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए कंपोनेंट मिल जाएगा। आइए उसको देखें। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से स्मॉल m इंटू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m एलिमिनेट हो जाएगा और हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए कंपोनेंट मिल जाएगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। यही हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए कंपोनेंट है, जहां पर कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M अर्थ का मास है और कैपिटल R क्या है, अर्थ का रेडियस। यहां से हम दो तीन चीजें देख सकते हैं। अगर नोट पॉइंट को ध्यान से देखें तो यहां से हम लोग दो तीन चीजें देख सकते हैं। पहला, हम यहां से देख रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम लगाएं तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। अगर अर्थ से इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से टोटल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब है कि अगर इस डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट और अर्थ के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है। तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग हाइट पर बढ़ते जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का मान क्रमशः रिस्पेक्टिवली घटता चला जाता है। इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर पृथ्वी सरफेस से हाइट पर बढ़ते चले गए तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू घटती चली जाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M। इसका क्या मतलब है, कहता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है केवल अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस स्मॉल m मास के ऑब्जेक्ट पर ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमने लगाया है उस मास पर, उस मास का कितना मैग्नीट्यूड है उस पर ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन डिपेंड नहीं करता, केवल उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m न रहकर कुछ और हो, तो उसके मास पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, केवल उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया होता है। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ ने लगाया है छोटे वाले ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m पर, इसलिए ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन केवल उस ऑब्जेक्ट पर के मास पर डिपेंड करता है जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कैसे यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को निकाला जाता है उसको भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ स्मॉल g इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कैपिटल G इंटू यूनिट ऑफ कैपिटल M अपॉन यूनिट ऑफ r। हम यहाँ यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग SI यूनिट की बात कर रहे हैं जो ग्लोबल काम करती है। ठीक है। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इनटू यूनिट ऑफ मास होता है किलोग्राम, तो लिख दिया। और SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है मीटर, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ 2 है किलोग्राम, यहाँ सिंगल है तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ G इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन किलोग्राम। इसको और तोड़ सकते हैं, न्यूटन को तोड़ सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम एलिमिनेट हो जाएगा और हमको फाइनली मिल जाएगा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी इजी है, आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसको निकाल कर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी पहले समझ लेते हैं, इसके बाद यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम ये जान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है और रिलेशन क्या है। ये दोनों अगर एक दूसरे से अलग हैं तो किस प्रकार अलग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन के लिए ग्रेविटेशन मोशन के जो तीनों इक्वेशन हैं उनको फिर से डिराइव करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।